हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बीएस स्टडी बाय सुशील सर चैनल पर। आज की वीडियो में हम क्लास 10वीं का भूगोल पढ़ेंगे और भूगोल के अध्याय 2 है। तो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो और किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो से आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज वीडियो हम शुरू करते हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोग पढ़े थे पार्ट 1। अगर यदि पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को लिंक है और उस डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं या हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जा करके और उसको फोल्डर बना हुआ है उस फोल्डर पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम भूगोल में यहाँ तक पढ़ लेते हैं संसाधन क्या है, संसाधन के बारे में यहाँ तक आपको पढ़ा चुके हैं। तो चलिए हम इस यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। यहाँ से हम संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन का प्रकार क्या है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें तब आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार मतलब हुआ उसको बांट दिया है, बांट देना, उसे हम संसाधन को प्रकार कहते हैं। प्रकार मतलब जैसे अलग अलग प्रकार से उसको बांट देना प्रकार कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर प्रकार के बारे में हम समझाती हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हैं। ये पहला को हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन और दूसरा को अजैव संसाधन। तो आप बोलिएगा सर जैव संसाधन क्या है? तो जैव संसाधन ऐसे संसाधन की प्राप्त जैव मंडल से होता है। मतलब जैव संसाधन ऐसे संसाधन के प्राप्ति हम कहाँ से करते हैं? जैव मंडल से कहते हैं। और इसमें सजीवों के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। आप इस प्रकार कह सकते हैं जिसमें अगर हम ऐसे संसाधन जिसमें जीव मंडल, जिसमें जीव रहते हैं उसी को हम जैव संसाधन कहते हैं। जिसमें प्राण वास करते हैं उसी को हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे एक बात करेंगे तो मनुष्य हो गया, ये जैव संसाधन है क्योंकि इसमें हम लोग चल फिर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, जीव है तो इसमें हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। वनस्पति हो गया, मत्स्य हो गया, पशुधन हो गया, ये सब जितने भी प्राणी है ये सब क्या है? जैव संसाधन। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो आप क्वेश्चन को लगा दीजिएगा, इस प्रकार लगाइएगा जो जैव संसाधन जिसमें मनुष्य अपना क्या करते हैं, जिसमें प्राण हो उसी को हम जैव संसाधन कहते हैं। चलिए हम दूसरा को समझते हैं अजैव संसाधन क्या है। तो अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जिसमें प्राण नहीं होते हैं, निर्जीव वस्तु होते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए पहाड़ है, माउंटेन है, अगर माउंटेन पर हम अगर कुछ भी करते हैं तो वो क्या है? अजैव निर्जीव चीज़ है। तो उसमें निर्जीव चीज़ है, उसमें अगर हम कितनों अगर उस पर हम पहाड़ या ढेपा या चेपा मारें तो उसको दिक्कत नहीं हो सकता है क्योंकि वो निर्जीव चीज़ है। तो इसे समझ जाइए सिंपल भाषा में, अजैव संसाधन जिसमें निर्जीव चीज़ को, जो सांस नहीं लेता है, मोशन नहीं करता है, निर्जीव चीज़ को, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे हम चट्टान हो गया, धातु एवं खनिज हो गया, इस सब को हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर जो उत्पादकता के आधार पर आप संसाधन पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब यहाँ पर है जो संसाधन उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 वर्ग में रखा गया है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने वर्ग में रखा है? 2 वर्ग में। तो नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। पहला को क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता मतलब उसको किस प्रकार उपयोग किया जाए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हैं। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक एवं यौगिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगर हम व्यवहारिक ढंग से समझें तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को करते हैं जिसको हम एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को अगर एक बार हम यूज कर लेते हैं तो पुनः उसको हम फिर दोबारा यूज कर लेते हैं। जैसे अगर गांव घर में आप देखे होंगे सोलर प्लेट लगा हुआ होता है तो दिन में बैटरी चार्ज हो जाता है और फिर क्या होता है? रात में उससे बोल बार लेते हैं और फिर पुनः रात में ख़त्म हो जाता है बैटरी और फिर क्या होता है? सौर प्लेट के मदद से फिर दिन में चार्ज हो जाता है, फिर रात में बार लेते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलते ही रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे पवन
ऊर्जा हो गया, जैसे पवन ऊर्जा हुआ, जल हुआ। जल को अगर मान लिया जाए आप लोग टेबल में से जाते हैं पानी लेने के लिए, तो एक बार निकाल लेते हैं तो पुनः उसमें से नहीं निकालते हैं, निकालते हैं, एकदम निकालते हैं। एक बार निकालने के बाद फिर जाते हैं और फिर पानी निकाल लेते हैं, तो इसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एक बार निकालने के बाद पुनः आ जाता है। जैसे अगर आपके घर में अगर बिजली है, विद्युत है, तो विद्युत अगर एक बार कट जाता है लाइन, तो पुनः आता है कि नहीं आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। वन्य एवं वन्य प्राणी, ये सब भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। और जिसे सतत एवं प्रवाह एवं जैविक संसाधन के वर्गीकरण किया जा सकता है। तो नवीकरणीय संसाधन आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे, समझ गए होंगे नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो चलिए हम चलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? तो अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं, ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। इसमें लंबी अवधि के द्वारा जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये प्रक्रिया को, अनवीकरणीय संसाधन के प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और इसमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होते हैं। इसके एक बार होने के साथ ही वो समाप्त हो जाते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आप नहीं समझे होंगे तो इस प्रकार आप व्यवहारिक ढंग से समझ लीजिए। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, अगर हम एक बार जैसे अगर हम बात किया जाए जीवाश्म ईंधन के, जैसे कोयला ले लीजिए आप। कोयला को आप अगर एक बार उसको जला दीजिएगा और दोबारा चाहिएगा जलाने के लिए, तो वो जल सकता है? बोलिएगा नहीं। तो वो क्या हो गया, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे अगर हम बाइक चलाते होंगे, बाइक में जब पेट्रोल डालते हैं तो एक बार ख़त्म होते हैं तो पुनः क्या होगा, उसमें चले आता है? नहीं, फिर डलाना पड़ता है। तो वो सब खत्म हो रहा है, वो सब अनवीकरणीय संसाधन है। आज न काल वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो सब जो है अनवीकरणीय संसाधन है। और इसी को हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन है। तो आप अनवीकरणीय संसाधन आशा करते हैं समझ चुके होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब समझते होंगे आप, स्वामित्व मतलब क्या होता है, तो निजी। जो अगर मान लो निजी हक है तो स्वामित्व मतलब निजी। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार हो सकते हैं। मतलब स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, चार प्रकार के। पहला व्यक्तिगत संसाधन है। स्वामित्व मतलब निजी, जो अगर खास व्यक्ति का अगर कोई भी चीज़ रहता है उसे हम स्वामित्व कहते हैं। तो पहला व्यक्तिगत संसाधन है। तो पहला व्यक्तिगत संसाधन क्या है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। मतलब व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं और जिसके बदले हुए सरकार के लागत भी चुकाता है। अगर सरकार को लागत भी चुकाता है, जैसे में भूखंड और घर एवं अन्य जायदाद जिस पर लोग अपने निजी स्वामित्व होते हैं, और इस सब को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। आप इस प्रकार व्यवहारिक ढंग से समझिए, जो व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, सरकार को बशर्ते वो लागत देता हो, इनकम टैक्स देता हो, लेकिन उस व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए ये हमारे मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन क्या है, अगर ये व्यक्तिगत संसाधन हमारा है, इसमें सरकार को बशर्ते हम क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। जब खरीदे थे तो उसमें टैक्स दिए थे, लेकिन ये हमारा अधिकार है। जैसे हमारे मकान हुआ, हमारे घर हुआ, तो वो घर पर क्या है, हमारे ज़मीन हुआ, वो हमारे अधिकार है, हमारे है। लेकिन सरकार को कुछ टैक्स देते हैं, लेकिन हम क्या हो, वो हमारे अधिकार है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। जो निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसी को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे में अगर बाग बगीचा ले लिया जाए तो एक व्यक्ति का अधिकार होता है। अगर कोई व्यक्ति जाते हैं बोलता है ये हमारे बगीचा है, तो ऐसे होता है नहीं, एक व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे तालाब हो गया,
कुआं इत्यादि ऐसे संसाधन ही है जिसमें व्यक्ति निजी स्वामित्व रहता है, कोई निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो आप व्यक्तिगत संसाधन आशा करते हैं समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार और समझ लीजिए। व्यक्तिगत संसाधन व्यवहारिक ढंग से वैसे संसाधन को कहते हैं जो किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे ये हमारे मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन पर क्या है, ये हमारा अधिकार इस पर है, हम खरीदे हैं, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो चलिए हम इसको दूसरा की ओर बढ़ते हैं। सेकंड कुछ इस प्रकार है, जो सामूहिक संसाधन क्या है, कौन चीज़, सामूहिक संसाधन। कौन चीज़, सामूहिक संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिपत्व होते हैं, मतलब ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिपत्व होते हैं और जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होते हैं, जो समूह के लिए सुलभ होते हैं, अच्छा होते हैं। और गांवों के जो है चरण भूमि हो गया, शमशान हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, परिसर हो गया, समुदाय भवन हो गया, तालाब आदि उसके नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन होते हैं। सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार आदि गिरजाघर के रूप में होते हैं। ये संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्व सुलभ होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सामूहिक संसाधन कहते हैं। तो आप सामूहिक संसाधन समझ चुके होंगे, और नहीं समझे हैं तो व्यवहारिक ढंग से समझिए सामूहिक संसाधन क्या है। सामूहिक संसाधन का मतलब हुआ ऐसे संसाधन जो कि इसमें समुदाय के अधिकार हो, मतलब पूरे समुदाय का अधिकार हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में अगर बात किया जाए, जैसे में अगर मंदिर में अगर आप लोग गए होंगे, नहीं तो मस्जिद में अगर शमशान भूमि में गए हैं, तो शमशान में जहाँ पर मुर्दा जलाया जाता है, वहाँ पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, तो आप बोलिएगा नहीं। वहाँ पर जो भी व्यक्ति अगर शमशान हुआ, कोई भी व्यक्ति अगर उसमें अगर मृत्यु होता है तो उसमें जा कर के जला देते हैं। तो सामुदायिक संसाधन हुआ, क्योंकि उसमें पूरे समूह का लोग का भागीदारी है। जैसे अगर बात करेंगे मंदिर में, मस्जिद में अगर बात किया जाए, एक व्यक्ति जा कर के पूजा कर लेता है और अब दूसरा व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता है, तो जाने दिया जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति उस गांव में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब जाकर के उस मंदिर में आराम से पूजा कर सकता है। तो ये सामुदायिक संसाधन हुआ, पूरे समुदाय का उसमें अधिकार है। जैसे मस्जिद हो गया, परिसर हो गया, जैसे सामुदायिक भवन हो गया। समुदाय भवन आप गांव घर में देखे होंगे किस प्रकार, उसमें हर एक व्यक्ति जा कर के वहाँ पर रह सकता है, पढ़ लिख सकता है। तालाब हुआ नगर क्षेत्र में, तो ये सब क्या है, सामुदायिक संसाधन है। तो आप आशा करते हैं ये सामुदायिक संसाधन समझ चुके हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कुछ इस प्रकार है, राष्ट्रीय संसाधन क्या है, मतलब राष्ट्रीय संसाधन क्या है। राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तो राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। मतलब राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब हुआ जो कानूनी तौर पर देश के और राष्ट्र के अंतर्गत, जो हमारे राष्ट्र है और उसके अंतर्गत उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन, जो क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे और देश के सरकार के वैधानिक हक हो, उसमें सरकार को वैधानिक हक हो कि वह व्यक्तित्व संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकता है। अपने अपने गांवों में यह आप उसको आसपास के क्षेत्रों में शहरीय विकास जो है प्राधिकरण या वार्ड देखा होगा, और इसमें सरकार के भूमि अतिक्रमण कर सकते हैं। इसमें सरकार क्या करते हैं, अतिक्रमण कर सकते हैं और अधिकृत किया जाता है, और भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधन का विकास होते हैं। भूमि सहित क्या होते हैं, अन्य नगरीय क्षेत्र का भी विकास होते हैं। जैसे आप अगर नहीं समझे होंगे अगर राष्ट्रीय संसाधन, तो हम एक बार व्यवहारिक ढंग से आप सबको समझा देते हैं। जैसे अगर हम बात किया जाए राष्ट्रीय संसाधन, जैसे ये हम इंडिया बना देते हैं, वैसे तो नहीं इसमें बनने को होता है, लेकिन आप समझने के लिए आपको हम बना देते हैं। जिस प्रकार अगर मान लिया जाए इंडिया है, इंडिया मान लीजिए ये इंडिया है, अगर ये इस प्रकार हुआ, इस प्रकार मान लीजिए, ये समझने के लिए ये इंडिया है, भारत।
तो इंडिया में ये इंडिया जो है, जितने भी अगर मान लिया जाए जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी इसमें संसाधन, जितने भी संसाधन है, जितने भी चीज़ें हैं, वो सब क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन हुआ। ये सब क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन पूरे राष्ट्र के दायित्व होता है। जैसे राष्ट्रीय संसाधन का मतलब तो आप समझ चुके हैं कि जितने भी चीज़ है उसे को हम क्या, पूरे इंडिया में जितने भी चीज़ है वो सब राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यहाँ पर कुछ ये पॉइंट दिया गया है, आप इसे देख लीजिए जो आप क्या जानते हैं। तो इसमें छोटी छोटी बात है लेकिन मोटी मोटी बात है, तो इस पर आप फोकस कीजिए। बोल रहा है कि आप जानते हैं किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, बोल रहा है किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन एवं या वन्य जीव समूह जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। समझ में आए? ये बोल रहा है जिस प्रकार हमारे इंडिया है, इस प्रकार आप इंडिया समझ सकते हैं। इंडिया को 200 किलोमीटर के अधिक दायरा में वो सब क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। ये सब राष्ट्र का दायित्व होते हैं। जैसे ये इंडियन ओशियन आ रहा है, हिंद महासागर, ये सब को भी 200 किलोमीटर के दायरा में ये राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आशा करते हैं ये आप समझ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? कौन चीज़? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन उसको नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती है। तटरेखा से 200 किलोमीटर दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन किसी देश के अधीन नहीं होते हैं। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु संस्थाओं के सहमति के लिए किसी राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आप समझ चुके हैं, और नहीं समझे हैं तो हम इस प्रकार आप व्यवहारिक ढंग से समझा देते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिस प्रकार आप ये इंडिया समझ जाइए, इंडिया से 200 किलोमीटर के दूरी, यहाँ से 200 किलोमीटर के दूरी छोड़कर यहाँ तक तो राष्ट्रीय हो गया। और ये सब वाला जो एरिया है, ये 200 किलोमीटर के ये सब वाला एरिया, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ मिलता है तो अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ लेकर के जाता है। आप बोलिएगा सर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नहीं समझे, तो एक बार और समझ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब हुआ उसमें एक से अधिक देशों का अधिकार को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। बहुत सारे देशों का समूह को अगर अधिकार रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तो हमारे इंडिया से 200 किलोमीटर के दूरी हटकर अगर कोई भी चीज़ रहता है तो हम क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्था में जाते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पर अगर कोई चीज़ रहता है तो ये राष्ट्रीय चले गया, लेकिन अगर यहाँ पर चले आया 200 किलोमीटर दूरी हट के ये संसाधन है तो ये इंडिया का अधिकार नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उसको लेकर के जाएगा। तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए, क्या आप जानते हैं किसी देश के तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो किसी देश के तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी क्षेत्र को क्या कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। तो आपसे पूछेगा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है, तो बोलिएगा किसी देश के तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए हम, आप आशा करते हैं समझ चुके हैं ये, तो हम चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कुछ इस प्रकार है जो विकास के स्तर पर, मतलब विकास के स्तर पर संसाधन के 4 वर्ग जो है भागों में वर्गीकरण किया गया है। मतलब विकास के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहला संभाव्य संसाधन, और तो संभाव्य संसाधन को पहले पढ़ लेते हैं। तो ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विशेष मौजूद होते हैं, और जिसे उपयोग में लाने की संभावना रहती है, उसके उपयोग में लाने क्या होते हैं, संभावना होते हैं, और इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, अभी तक इसको उपयोग नहीं किया गया है। और जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्लभ एवं जो है महंगी हैं। इस प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में वन्य एवं सौर ऊर्जा के समीप संसाधन और संभावनाएं, परंतु अभी तक इसका सही रूप से विकास नहीं हो पा रहा है। तो आप समझ चुके हैं संभाव्य संसाधन क्या है। आप नहीं समझते हैं, अगर नहीं समझे हैं तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, हम व्यवहारिक ढंग से समझा देते हैं। संभाव्य संसाधन क्या है,
वैसे संसाधन को संभाव्य संसाधन कहते हैं जिसको किसी क्षेत्र पर संभावना है, जब वो चीज़ वहाँ पर है लेकिन उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको उपयोग नहीं करते हैं, तो उसी को संभाव्य संसाधन कहते हैं। तो आप बोलिएगा सर जैसे मेरे को दो एग्जाम्पल बताइए, तो हम जैसे में बता देते हैं। जिस प्रकार आप राजस्थान और गुजरात के एरिया में, गुजरात का एरिया इस प्रकार है, भारत का मानचित्र है, तो यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर राजस्थान। तो गुजरात और राजस्थान में क्षेत्र में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा समीप जो है संभावना है, वहाँ पर ये संभावना है जो पवन ऊर्जा वहाँ पर लगा, टरबाइन लगा करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। सौर ऊर्जा की भी संभावना है, लेकिन अभी उतना संभावना है, वहाँ पर बिजली उत्पन्न हो सकता है, लेकिन वहाँ पर नहीं किया गया है, टेक्नोलॉजी उतना विकसित नहीं हुआ है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन। तो चलिए आप हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, जिसको हम बोलते हैं विकसित संसाधन। कौन चीज़? विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन क्या है? तो विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिसका सर्वोक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता पर निर्धारण हो चुका है। विकसित संसाधन में मात्रा एवं गुणवत्ता पर विकसित होते हैं और उसे पूर्ण रूप से होते हैं और इसमें ये बताया जाता है चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीकी उसके संभावना पर निर्भर है। विकसित संसाधन कहने का साइंस ये हुआ जो उसको मतलब विकसित है, संभावना है, लेकिन उसको उतना अभी टेक्नोलॉजी नहीं लगा करके निकाला जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संभाव्य, और उसको हम क्या कहते हैं, विकसित संसाधन। जैसे विकसित संसाधन अगर हम व्यवहारिक ढंग से समझें तो जैसे अगर बात किया जाए, अगर यहाँ पर ये विकसित संसाधन को हम बात करेंगे तो मान लिया जाए कोई भी चीज़ की गुणवत्ता है। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर विकसित संसाधन आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए हमको मछली बनाना है, मछली घर पर अगर हम ले करके दिए हैं, मछली बनाना है, मतलब पीस में खाने के लिए, आप वो नहीं समझिए। तो मछली को हम क्या करेंगे, जैसे अगर मछली को हम मतलब दे दिए डेगची में और नीचे हम कोयला दिए, जो कोयला अगर मान लो हम बिहार से लाएं, वो अगर 1 किलो कोयला में हमको क्या होगा, 1 केजी कोयला में वो मछली हो गया। अब मान लो वही अगर दूसरे जगह से आने दूसरे कोयला, तो वो आधा केजी कोयला में क्या हो गया, वो मछली हो गया। तो विकसित संसाधन कौन हो गया, वो आधा केजी, क्योंकि वो विकसित है, उसमें बेसी हमको लागत लगा है, कम लागत में वो बहुत काम किया, लेकिन ये 1 किलो में ये उतना नहीं माछ को छिझा सका। तो यही बात को हम क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। तो चलिए आप समझ चुके हैं विकसित संसाधन, इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं गुजरात के भुज में भुज है, भुज, और गुजरात के भुज में इस प्रकार आपको गुजरात देखते हैं तो यहाँ पर भुज है। तो गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। मतलब अभी गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा वो अभी एकदम लगाया जा रहा है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम समझेंगे भंडारी संसाधन। कौन चीज़ समझेंगे, भंडारी संसाधन। ये भंडारी संसाधन क्या है, भंडार संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं और मानवीय आवश्यकताओं के पूर्ति में समक्ष होते हैं, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति में समक्ष होते हैं और उपयोगी हेतु प्रायोगिक के अभाव में इसका केवल भंडारित किया गया है। इसको भंडारित किया गया है, भंडार के तो रख गया है। जैसे में जल हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या यौगिक, जिसका उपयोग उत्पादन एवं असीम क्षमता छिपी हुई है, लेकिन उच्च तकनीकी के अभाव में संसाधन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। भंडारी संसाधन का मतलब हुआ जो कोई भी चीज़ का विकसित है, वहाँ पर उपलब्ध है वो संसाधन, लेकिन अभी उतना टेक्नोलॉजी नहीं है जो उस चीज़ को हम क्या करें, उपयोग कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, भंडारी संसाधन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, आप समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे जिसको हम संचयकोष संसाधन कहते हैं। कौन चीज़, संचयकोष संसाधन। संचयकोष संसाधन क्या है, तो वास्तव में ऐसे संसाधन, संचयकोष संसाधन
वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है और जिसका उपयोग तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जाता है। इसका तात्पर्य जो उपयोग होता है कि प्रारंभ नहीं हुआ है और यह भविष्य में पूंजी नहीं भविष्य में जल विद्युत उत्पादन के संभावना उसको उपयुक्त होता है और वर्तमान में इसका उपयोग अत्यधिक विकसित है। ऐसे संसाधन वन एवं बांधों में जल के रूप में होते हैं। तो संचिकोष संसाधन क्या है? तो वास्तव में ऐसे संसाधन जिसका हम उपयोग करने में तात्पर्य प्रारंभिक होते हैं और भविष्य में जैसे जल हो गया, जल विद्युत हो गया, उपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इसको अत्यधिक सीमित मात्रा में है। इसी को संचिकोष संसाधन कहते हैं। तो वीडियो लंबा होने की वजह से आज के टॉपिक हम इतना ही पर एंड करते हैं। आगे की क्लास में हम ये भारत संसाधन एवं उपयोग के पाठ को ख़त्म करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप NCERT का सारा मतलब 6 से लेकर 12वीं तक का सिलेबस का पढ़ाई करवाया जाएगा। तो हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। बस इतना ही। जय हिंद।